कर दूंगी। मैंने एक्चुअली ना सॉल्व किया था, उसमें आंसर्स लिख दिए थे, मुझे लगा था मेरे पास एक पेज तो फालतू रहेगा। अनसॉल्व भी है, देती रुकता है, एक पेपर तो होना चाहिए, नहीं है मेरे पास, तो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म सेट कर दूं, पीडीएफ भेज देती हूँ। मैंने एक्चुअली एक पे आंसर्स लिख दिए सारे, उसका फायदा नहीं है, सॉल्व करके मैं सारे आंसर्स उस पे लिख चुकी हूँ, इसी को यूज करके चेक कर दूंगा। कल टेस्ट जो था पॉलिनोमियल्स का डिस्कस ना कर पाऊँ, फिर करवा दो, उसके बाद कौन सा मेरा सही होता है ना। हाँ चलो, टेस्ट में आपको जो टेस्ट किया था मैंने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको चेक करना था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इजी था। फर्स्ट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस इसमें सिर्फ स्टेटमेंट बनती थी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना था, आप बताओ मुझे। आरफ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये 3 लाइंस आपको दी हुई है। आपको क्या है, एल्जेब्रिकली फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। क्या करेंगे इस केस में, 3 पॉइंट्स, 3 कौन से वाले पॉइंट्स होंगे, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। किनके, इन दो लाइंस के, ये लाइन ए, ये लाइन बी, ये लाइन सी, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो ये लाइन ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट, ए और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसने लिखा है डिटरमिन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। 3 ट्राइंग्स है, अगर उनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, 3 लाइंस दी हुई है हमें, अगर उनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। 2 लाइंस तो इंटरसेक्ट करती है ना, पता है ना, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का आंसर। तो ये हमारा आ रहा है, तो ये पॉइंट निकाल लोगे, आपने फर्स्ट 2 लाइंस को सॉल्व किया और ये पॉइंट आ गया। फिर इसको और इसको सॉल्व किया तो आपके पास इस वाली लाइन का या AC और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। समझ में आ गया हमें करना क्या था, मतलब मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। नहीं समझ में आया, आगे समझ में सबको नहीं आया। आपको इसमें क्या किया है, आपको 3 लाइंस दी है, एक है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 और एक दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 8। मैं रफली इनका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रही हूँ कि अगर ग्राफ बनेगा तो ऐसा हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये लाइन है कुछ मान लो इस तरह से जाएगी, ये है हमारी फर्स्ट लाइन, ये है हमारी दूसरी लाइन, सेकंड वन। ये मुझे नहीं पता इस फॉर्म में इसकी इक्वेशन है, बट आज से ये जा रही, ये क्या है इसका, किसका है, फर्स्ट और सेकंड का। अब ग्राफ को मैंने एग्जैक्ट बनाया नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं कहूँ ग्राफ बनाए बिना इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो तो आप निकाल सकते हो। आप फर्स्ट 2 को सॉल्व करोगे, वही करोगे ना, आप करोगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। जो यहाँ से सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बताया था ना, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस। ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और एल्जेब्रिकली
इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन। तो आपने फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला। x और x प्लस 2y मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दे आर नॉट पैरेलल, फिगर इज नॉट एज पर स्केल। ये कुछ इस तरह से होगा ना, आई विल नॉट मेक इट साउंड लाइक यू नो ये मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ। तो जो थर्ड लाइन है इसको ऐसे एक्सटेंड किया ना हमने जब, तो थर्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही। तो आई फाउंड दिस लाइन, ये है हमारी सेकेंड लाइन और ये है थर्ड लाइन। सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन ये पॉइंट, और थर्ड और फर्स्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि आपको इन तीनों लाइंस को दो दो के पेयर्स लेकर सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू के 3 आंसर आएंगे, वो 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ ना आया, हमें ध्यान नहीं आया ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आए, आ जाएगा समझ में। क्लियर है हम, ठीक है ना। अब थर्ड का ए पार्ट इजी था, 4x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 15 कवर हुआ था, ये कन्वर्ट हुआ था कि नहीं, आता है कि नहीं, क्या क्या था इसमें, इक्वल टू बी ले, हाँ हाँ जो भी, ठीक है वो अच्छी बात है, बी ले लिया क्योंकि मैंने कहा है कि y को बी लो, है ना, एक सेट पैटर्न में हम काम। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया था। देन यू, हाँ एलसीएम लेकर बच्चे एक्स वाई इकट्ठा हो जाता है, जहां आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो मैं ना एक चीज करा कि मैं ना सीधे मतलब ऐसे ही कर दिया, बस बहुत मुश्किल हो गया था 1 बाय y करके ही, वो भी कर सकते हैं, हाँ 6 बाय y करके ही, ठीक है वो भी कर सकते हो, अगर वो समझ में आता है वो भी कर सकते हो। और दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या फर्क था पहले वाले क्वेश्चन से, x बाय 10 प्लस y बाय 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा मुझे दिया है x बाय 8 प्लस y बाय 6 इक्वल टू 15। इस केस में क्या किया हमने, इसमें कोई x और y सब्स्टिट्यूट नहीं करना क्योंकि कोएफिशिएंट्स हमारे फ्रैक्शंस में है, हमारे वेरिएबल्स फ्रैक्शन में नहीं है। या तो इसको ऐसे ही रख लो या फिर इसमें एलसीएम ले लो, जो बन जाता है x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये बन जाता है आई टेक द एलसीएम ऑफ 24 here, 3x प्लस 4y, बस ये 15 into 24 हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा, that hardly makes a difference। मैंने पहले एलसीएम ले लिया, अगर एलसीएम नहीं लेना तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1/4 से, इसको 1/5 से। हाँ जी 10 कॉमन ली, 10 ले लेना एलसीएम मैंने, अदरवाइज अगर मुझे एलसीएम नहीं लेना है, फ्रैक्शंस में आई सी दिस इज 1/10, इसका कोएफिशिएंट है 1/8, दोनों बन सकते हैं 1/40। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, ये बन गया x/40 प्लस y/20 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। दूसरा बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/5 से, तो x/40 प्लस y/30 इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, ठीक है, यहाँ पर ले जाओ, ये 1/4 हो जाएगा, सो दैट दे स्टे इन बॉक्स में आ जाए, पैरेलल में आ जाए। 22 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया था सबको। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो क्या करते हैं जब ये टर्म दी हो, कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, x इक्वल टू -1 किस में पुट करेंगे, द पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, पुट करने के बाद क्या करते हैं, पुट करने का फायदा क्या होगा, किसके इक्वेट करेंगे, बस इतनी सी बात समझ में आ गई। यहां से क्या बन जाएगा, a और b में एक इक्वेशन, दूसरी आपको दी हुई है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, क्यों, अब बताओ क्या करेंगे, या ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई, ये आपको दी हुई है, बात तो वही है बच्चे, -2 + 1 -1 ही होता है, वो उधर जाके तो नहीं बनेगा, वो तो फाइनल सॉल्व किया ना हमने। तो इन दो इक्वेशंस को क्या करना चाहिए था हमें,
और इसकी वैल्यू उसमें से एक की वैल्यू किसकी एक वैल्यू, क्या करेंगे बताओ? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी ए और बी में दो इक्वेशंस बन गई। तुम्हें दिया हुआ है a 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, ये गिवन है। x प्लस 1 के साथ तुमने ये बना लिया। अब तुमने कहा जाता है ये दो चीजें देकर कि a और b की वैल्यू निकालो। तो कैन यू से दे आर लीनियर इक्वेशंस इन a एंड b? कैन वी सॉल्व देम फर्दर नाउ? कर सकते हैं ना सॉल्व? वही चीज करनी थी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने शॉर्टकट भी आज करवाया है क्लास में, m and n are zeros of polynomial 3x square plus 11x minus 4. Find the value of m by n, n by m. ये वैल्यू हमें निकालनी। क्या करना चाहिए इसमें? हाँ, उससे क्या होगा? जीरोस आ जाएंगे। वही किया हमने, स्प्लिटिंग की है। वेरी गुड। इसको स्प्लिट कर दिया। अगर स्प्लिट ना हो तब क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो दोनों मेथड देख लो, बिकॉज पॉलिनोमियल मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्प्लिटिंग वाला दिया होता है, जिससे आपकी जीरोस निकल आएंगी। उन जीरोस को आपको यहाँ पुट करके आंसर निकाल। जो इजी वे है, मैं कहूंगी, रिकमेंड करूंगी यही करो। पर कभी कभी क्या होता है, ये पॉलिनोमियल ना स्प्लिट नहीं होता, फैक्टराइज नहीं होता, या आपको फैक्टर सूझ ही नहीं रहे हैं इसके। हो सकता है पर सूझ नहीं रहे, या हो ही नहीं रहा है, ट्राई कर लिया, तो उसके बाद I'll say go for this method। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय mn कर देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2mn। क्या कर रहे हो? फॉर्मूला माइनस में होता है, प्लस में कैसे होगा? याद है ये फॉर्मूला? मैंने आपको स्प्लिट में करवाया था आज क्लास में, पिछली बारी। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस फॉर्मूला को लिख लो, ये काफी बार आप यूज करते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखवाया था, इसको तो मैंने करवाया होगा, ऐसी बात नहीं है। पॉलिनोमियल्स में नहीं करवाया था तो प्लीज राइट इट डाउन। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो आपको सम ऑफ जीरोस पता है m प्लस n, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है mn, तो आप इन दोनों को यूज करके वैल्यू निकाल लोगे, राइट? I'll say 95% चांसेस है कि आपको स्प्लिटिंग वाला ही टर्म दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व। अगर दिया जाएगा और स्प्लिट नहीं करना है, नहीं फैक्टर्स बन रहे, तब भी आपको पता है। वरना सबसे इजी वे ही यही है, फैक्टर्स बनाओ। आपको फॉर्मूलाज में नहीं घुसना होगा, आपको लंबा नहीं करना, आप नंबर्स में काम कर रहे। ठीक हो गया? तो जितना सही गलत है मैं चेक करूंगी और कल फिर आपकी गलतियां भी बता दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूं ना आज? सिलेबस सबके पास आ गया टेस्ट का? क्या क्या चैप्टर्स हैं? बस 15 तो प्रोबेबिलिटी है, केवीएम में है ना। प्रोबेबिलिटी करवा दूंगी, बहुत इजी है आपका। 7 कोऑर्डिनेट करवा दी। तो मैंने भी तो कटवाई है 2.34। कर दिया ना, करेंगे। 2.2 मैंने क्या करवाई है, लेकिन जो करवाए वो आते हैं, वो सारे आएंगे और डीबी में डालेंगे। कह देंगे ना 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों राजा, तुम्हें करना ही वही है। तुम सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ना। 3-4 चीजें तुम कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हो, उसी को तुम आगे कहो कि मैं बिल्कुल सीधा तुम्हें दूं, मैं तुम्हें दे दूं कि तुम अब 10th के बच्चे हो, ये लिखो 2 + 2। या और जो हम 5th में मेरी बेटी कर रही है 1 4 3 4 8 9 मल्टीप्लाइड बाय 23, बस ये सॉल्व करो। हाँ वही ठीक था, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं कहूँ कि अगर मैंने तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ये दे दी है ना, and now then she reasons out, उसको ये दिया और जैसे पहले ये दिया तो उसने मल्टीप्लाई किया, then next उसे 88 दिया ना। पेपर जब क्वेश्चन आया था, दिस इज वेरी इजी। मैं क्यों कहती, बस एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी तो डिजिट्स लिखने हैं। अब ये उसका लॉजिक था।
हम वरना दोबारा मल्टीप्लाई करने लगते हैं। वो 5th में आके वो इस चीज को समझ गए, 5th में आके नहीं, मोस्टली करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। हाँ करते हैं, सब करते हैं, मैं भी करती थी, मुझे किसी और ने बताया था कि देखो मल्टीप्लाई किया हुआ, सीरियसली बता रही हूँ। हाँ सेम एक, हाँ बच्चे कंफर्म तो जैसे मर्जी कर लो, गलती पहले में दूसरे वाले में कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच शी फिगर आउट ऑन हरसेल्फ कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ये तो लॉजिक बिल्ड करने की बात है। आप कहते हो कि एक क्वेश्चन करवा के डिफरेंट क्यों दे रहे हैं, आपका लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इसको आप अप्लाई कैसे करोगे वो चीज है। चलो इसके बाद था a and b आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 6। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3a plus 2b and 2a plus 3b। इसका सम होता माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट होता c अपॉन a। हाँ प्रोडक्ट इसका ही है, प्रोडक्ट आई नहीं आता आ जाएगा। इसका कह रहे हो, इसका सम क्या होगा? सम तो इसका होगा 5a plus 5b। प्रोडक्ट क्या होता? 3a plus 2b को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो पहले 2a मल्टीप्लाई करते, 6a square plus 4ab plus 9ab plus 6b square। पैटर्न में चला करो, तो 6a square plus b square आ गया प्लस 13ab। इसमें फॉर्मूला लगाते, ठीक है। ये वाला यहीं तक किया था। इसको देखो ये क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में लगा लिया, यहाँ क्यों नहीं? क्या हो रहा है इसको? x² माइनस x माइनस 6, क्या है ये? x² माइनस 3x प्लस 2x। ये हो गया ना। ये एक बार आपके दिमाग में आइडिया डालने की बात है कि मिड टर्म स्प्लिट हो सकती है। तो x माइनस 3 x प्लस 2, जीरोस क्या आ जाएंगी? x से प्लस 3 और x माइनस x से 3 एंड माइनस 2। तो एक 3 है, एक माइनस 2, एक 3 एक माइनस 2। पुट द वैल्यूज, आपके पास जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसकी जीरोस आ गई, फिर उसका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। इन सब चीजों से, इस लंबे मेथड से बच जाओगे। पर अगर ये सॉल्व ही ना हो रहा हो तब तो करना ही पड़ेगा। हाँ तब हमें ये करना होगा। इसके जीरोस ना आते हो या मैंने 5 दे दिया, तब क्या करोगे? स्प्लिट कर ही नहीं पाओगे, स्प्लिट नहीं कर सकते ना, तब आपको ये मेथड करना ही होगा। 7th वन वाज डायरेक्ट फ्रॉम बुक, आपका 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4, डायरेक्ट फ्रॉम बुक था। ठीक हो गया, ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैरायटी तब लेना जब आप अपने कॉन्सेप्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाओ। एट दिस स्टेज अपने एनसीईआरटी को ही, और मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, जितनी वर्कशीट्स दी है, प्लीज उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। मेक श्योर 2-2, 3-3 बार तो वो वर्कशीट्स रिवाइज करो, क्योंकि इकट्ठा करके दिया है सारा स्लॉट, मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस डाले हैं, उनको करोगे समझ में आएगा करना क्या। उसके बाद कोई भी बुक लेकर फिर आप ना प्रिपेयर हो गए हो, कैसे हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अब आ जाओ, है ना। पहले पूरी वो करते हैं ना, तैयारी देते हैं आपको, पहले सारा सिखाएंगे, तलवार वगैरह सब सिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ मैदान में। तो वही चीज है, आप पहले मैदान में जाने को तैयार बैठो, सीखा कुछ नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू फायर कॉन्फिडेंस। वो बेवकूफी वाला कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बेवकूफी होती है कि हम कहें हमें वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर फील्ड, हमें युद्ध भेजो, युद्ध में हमें कुछ आता नहीं, प्लेन चलाना आता नहीं है, लेकिन हमें प्लेन उड़ाना है। हाँ तो पढ़ाई तो नॉन वायलेंस ही है ना, फिर उसके लिए भी तो यू नीड विल पावर, नॉन वायलेंस के लिए। समझ में आ गया? नॉन वायलेंस होती क्या है कि कोई आपको इतना प्रोवोक करता है, फिर भी आप उसको रिएक्ट करके नहीं देते। वायलेंस इन ब्रॉड टर्म्स अगर आओ, वायलेंस क्या है कि किसी ने प्रोवोक किया और गुस्सा दिखाते हो, वो वायलेंस है ना। नॉन वायलेंस क्या है कि इतना प्रोवोक किया, इतना छेड़ा, इतना चिढ़ाया, वो बंदा कूल बैठा है, दैट इज नॉन वायलेंस। तो उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, वो भी बहुत एक बड़ा स्ट्रगल होता है ना। हाँ, नॉन वायलेंस इज नॉट द आंसर, बट इट्स नॉट वेरी इजी नॉन वायलेंस करना। घर पे एग्जाम्पल है, एक थप्पड़ पड़ता है, दूसरा आता आ जाओ है ना। सब चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस तो फिक्स है जो आएंगे, राइट, और वो भी 1 मार्क में, और एक अगर आएगा तो 2 या 3 मार्क्स में।
ऑन एंड होल, अगर ऑन द होल मैं इस चैप्टर को एनालाइज करती हूँ, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल कट चुकी है। HCF आ सकता है, LCM, HCF के जो यूक्लिड्स वाले थे ना क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स, 2 3 हो सकता है, 3 2 4 5, जिसमें प्रूफ था लंबा सा। अच्छा वो समझ नहीं आता है, कुछ भी रट्टा ही मारना होता है, पर वो स्टेटमेंट, इतनी सारी स्टेटमेंट्स है कि पेपर में क्या आएगी, बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इस केस में वो 2 4 5 आपको डिलीट कर दिया, कुछ भी प्रूव नहीं करना, लेकिन HCF आ सकता है, ठीक है ना। उसने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा है, उसकी एप्लीकेशन डिलीट नहीं की है, तो वो हम HCF थोड़ा बहुत करेंगे। HCF LCM का इकट्ठा कॉन्सेप्ट होता है, वो भी करेंगे। एक्सरसाइज 2 जो है ना आपकी 1.2, इट्स ऑल अबाउट LCM। 1.4 आएगी, नहीं 1.4 आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली ना स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा नहीं दिया, उसने कहा है प्रूफ ऑफ इरेशनल। देख तो कर लेंगे बच्चे, ये सारा का उद्धार हो जाएगा। ग्रुप में डाल दो, दोनों न डालना, वैसे ही फूंक मेहनत हो जाता है। चलो LCM अब डाल देना आराम से। फिर हमें है LCM का कॉन्सेप्ट, और एक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, वो वाले क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। इसका एक सेट क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का आ जाएगा। मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ 1.4 से। एक्सरसाइज 1.4 में जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इजी है, और बोर्ड का टारगेट रहा है 2016 से, अगर पेपर चेक करोगे एक क्वेश्चन इसका आता ही है 1 मार्क में, बड़े अच्छे से। आपने ना 9th चैप्टर क्लास में ना चैप्टर 1 किया था 9th क्लास में, इन योर 9th क्लास, अबाउट फ्रैक्शंस, याद है हमें? फ्रैक्शंस की थी ना, रैशनल्स, इरैशनल, रैशनल नंबर्स किए थे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? P/Q फॉर्म के, है ना, किए थे ना, P/Q फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। P एंड Q आर इंटीजर्स, देखो इसको याद है, वेरी। वही चीज थी जब आपने इस P/Q फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखा, तो 2 तरह की डेसिमल बनती थी। एक होती थी, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 डिवाइड बाय 3, क्या होता है 1/3, रिमाइंडर क्या आया 1, फिर 10 लिखा 0.3, और ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमें जान है ना, तब तक चलाते रहो। वी कैन गो टेक इट फॉरएवर, जिसे हम बोलते हैं दैट दिस फ्रैक्शन नेवर टर्मिनेट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। दिस फ्रैक्शन विल नॉट टर्मिनेट, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, वेरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और एक होती है अच्छी वाली फ्रैक्शन, जिसे हमने लिखा 2/5, क्या हुआ 0, फिर या 20 बन गया, ये 4 × 20, काम खत्म, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। और इसे हमने क्या कहा था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आर वी क्लियर? अब आपको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता लगा डिवाइड करने के बाद। 10th में आप कह रहे हैं कि ये सब आपने डिवाइड करके तो बहुत देखा, कन्वर्ट भी किया आपने, ठीक है। आपको अगर मैं कहूं कि इसको कन्वर्ट करना है, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे डिवाइड नहीं करना, आप मुझे बताओ 4/9 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ठीक है, आपने डिवाइड नहीं करना। चलो और अच्छा ले लेते हैं, लेट मी टेक 32/37। कैसे? तो ऐसे मैं कोई भी नंबर देखती हूँ, चलो 43/30, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। तो जब भी मुझे कोई नंबर दिया हुआ है, आई हैव टू सी विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट एक्चुअल डिविजन, मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमेशा होता है ऑन द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट रूल रहेगा, फर्स्ट रूल, फ्रैक्शन शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म। उसके बिना ना क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, शुड बी इन लोएस्ट।
वो कटिंग मैक्सिमम कटिंग, जितना कट हो सकता है कॉमन वो कट कर दो। P and Q शुड बी कोप्राइम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी कोप्राइम। ये रूल बांध लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम कट नहीं करते और गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो जब भी आपने टर्मिनेट किया ना, आप देखना, आप 1/2 को टर्मिनेट कर सकते हो, 1/5 को टर्मिनेट कर सकते हो हमेशा, और 1/10। किसी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 ही आता है, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो 0.1 2 3 4 5 6 आ जाता है, 7 8 तक, है ना। और 10 में तो सीधा ही पॉइंट लगता है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग बनने के लिए ना डिनोमिनेटर शुड बी 2 और 5 और 10 और इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनने के लिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या इनका कॉम्बिनेशन जो कि है 10, ठीक है। तो अगर मेरा लिख लो डिनोमिनेटर शुड हैव, जिसे हम लिखते हैं शुड हैव पावर्स ऑफ ईदर 2 और 5 और बोथ, कि अकेला 2 हो तब भी है, अकेला 5 हो तब भी हो, 2 और 5 किसी कॉम्बिनेशन में हो तब भी चलेगा, 2 और 5 किसी कॉम्बिनेशन में हो तब भी चलेगा। और तब भी हम कह सकते हैं दैट द फ्रैक्शन विल टर्मिनेट। इसके अलावा 2 5 10, 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रख लो और 2 और 5 को भी रख लो, लेकिन जहां एक नंबर और एक्स्ट्रा इनके अलावा दिख जाएगा ना, वो फ्रैक्शन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब 30 है नॉन टर्मिनेटिंग, 37 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। अगर मैंने रखा है 43/40, दिस इज 8 5 2 and 5, 2 की पावर्स है, साथ में 5 अकेला है, लेकिन है तो 2 और 5 ही ना, कोई और तो नहीं फैक्टर छुप के बैठा हुआ, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, टर्मिनेटेड, ठीक हो गया। कंफ्यूजन 30 में आती है, 30 में लगता है 10 है जी हो जाएगा, लेकिन 3 भी है साथ, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ देखो थ्योरम 1.7, इसको अगर पढ़ोगे ना, let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of the prime factorization of q, page 17, एक्सरसाइज 1.4 के बिल्कुल ऊपर पेज 17 पर थ्योरम 1.7 लिखी हुई है। p by q भी रैशनल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q दी हुई है 2 raised to power n, 5 raised to power m, m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कि वो 0 1 2 3 4 वाली वैल्यू के हैं, 2/3 नहीं है और -1 नहीं है, -2 नहीं है, उस सब में फिर ये रूल नहीं लगता है। Then x has a decimal expansion which is non-terminating, non-repeat, which is fine, is not of the form, not of the form, तो वो होगी non-terminating। क्लियर हो गया। मतलब सीधा सा बात है कि अगर 2 दिखेगा, सिर्फ 2 या 5 या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास आता है 43/7, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हमें क्या देखना है 7, ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, राइट। इफ आई से एनी नंबर, इसको डिवाइड कर रही हूँ, x इज एनी इंटीजर, इसको डिवाइड कर रही हूँ, लेट मी से 81 से, नॉन टर्मिनेटिंग। 81 क्या है, 3 raised to power 4, 9 का स्क्वायर, 2 और 5 नहीं है, x raised to power x की x डिवाइड बाय 60, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जरूरी चीज ना क्या है, इसमें लिखा हो x and 60 आर को-प्राइम, इन दोनों में फैक्टर कोई कॉमन नहीं है, ऐसा ना हो ना 3 कट हो गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था, तभी मैं कहती हूँ लोएस्ट फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 33/60, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, तो आप ना सिर्फ 60 पे फोकस करोगे, जो 60 हमारा आ गया, इसमें है 20 into 3, हाँ जी 3 दिख गया, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं करना, हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या था कि जो हमें दिखे उसे काट दो, बोझ को कम करो, 11/20। Now this further cannot become, they are in their lowest form, they are co-prime। तो अब ये हम 20 को स्टडी करेंगे तो ये बन जाता है 5 into 4, अकेला 5 और 4 है हमारे पास, 2 की पावर्स में और 5 की पावर्स में ही है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग।
ऐसे 20 से डिवाइड करोगे तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ऑल द पावर लाइज इन द डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तब हम डिसाइड करेंगे। तो अपने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये तो हमने बता दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है हाउ मेनी डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, कितने स्टेप्स के बाद वो खत्म हो जाएगा। डेसिमल पार्ट में डिजिट्स कितने होंगे, इसी हर एक क्वेश्चन में हम करेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग है। पहला फर्स्ट वाला पार्ट 13/3125, 3125 फैक्टराइज करो, 3125 फैक्टराइज करो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 and 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 5 तो आ गया। अकेला 5 1/4 टर्मिनेट करते हैं, 1/25 0.04 लिखते हो ना। हाँ तो फिर आइदर 2 और 5, हाँ अकेले के लिए भी तो सकते हैं। मैंने कहा था ना आइदर 2 और 5 या इनका कॉम्बिनेशन। अब उसमें ये नहीं हो कि अगर 2 को स्क्वायर किया तो 5 को भी स्क्वायर करें, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है अगर सिलेबस में है तो। वैसे भी अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। ठीक हो गया। सो हाउ मेनी, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग 5 है तो इट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट में 17/8, 8 क्या होता है 2 क्यूब, तो इसके बेसिस पर हम क्या कहेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। नहीं कुछ नहीं, विदाउट एक्चुअल डिविजन का रीजन लिखना है तो लिखोगे सिंस इट इज ऑफ इट हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 and 5 और बोथ, जो भी होगा। अगर 2 है तो अकेला 2 लिख दो, अगर 5 है तो 5 लिखो, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो इट हैज पावर्स ऑफ 2 and 5 हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। अब है 64/455, कुछ कॉमन है इसमें, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये 5 into 91 है ना। 5 तो है लेकिन साथ में उसके कौन बैठा है 91। 91 क्या होता है आगे 13 into 7, जिसमें मेरे पास 5 के अलावा कोई और फैक्टर, कोई और प्राइम नंबर भी आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 तो है नहीं लेकिन 5 ने किसी और के साथ दोस्ती कर ली, 2 और 5 है आपस में, या 2 हो या 5 हो या उनका कॉम्बिनेशन, कोई और नंबर दिखेगा तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट 15/16,000, 1600, चलो 1600 ले लो, टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेट, न्यूमरेटर को नहीं देखना, वी सी द डिनोमिनेटर। अब इसमें ना वी आर वेरी क्लियर कि इसमें चाहे कॉमन है, 3 कॉमन कर दोगे, यहां से आ जाएगा आपके पास, 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, 3 are 15 और 2 0, 320 आ गया, 32 into 10 हो गया, ये भी 2 raised to power 5, 2 into 5। बी वेरी श्योर ऑफ योर आंसर, जिससे यहाँ पर मैंने इसको 16 into 100 देख लिया, कैंसिल किए बिना भी। ठीक है, कैंसिल किए बिना आई सॉ इट एज 16 and 100। 100 तो मुझे पता है डेसिमल्स ही देता है और 16 इज पावर्स ऑफ 2, तो मुझे पता था कि कुछ कैंसिल हो चाहे ना हो, ऊपर से 2 और 5 भी कैंसिल होंगे क्योंकि इसके पास 2 और 5 भी है, तो फिर स्टिल इट विल स्टे टर्मिनेटेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 29/343, वेरी ठीक है, 29/343 आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। Whenever you see a number which is other than your 3 and 5, 2 and 5, which is other than 2 and 5, एक बार बच्चे कैंसिल करके जरूर देखना। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है 23 raised to upon 2 cube 5 square, समझ में आ गया, this will be terminate। clear, कि denominator has powers of 2 and 5 only। क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 129 divided by 2 square 5 7 7 raised to power 5, so
129, 2 तो चाहिए होता है, 5 भी चाहिए होता है, ये 7 रेज़ टू पावर 5 नहीं चाहिए होता, लेकिन कुछ तरह से कैंसिल हो भी नहीं सकता, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए ऐसा भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। मान लो ये ऐसा होता 126 दिया होता है और ये 7 रेज़ टू पावर 5 नहीं 7 रेज़ टू पावर 1 है, तब क्या करते, तब भी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या जाता है 118। आपका 7 जो था एक लिमिटिंग फैक्टर था आपके टर्मिनेटिंग में, एक रुकावट थी, वो खत्म हो गई। तभी मैंने कहा था दे शुड बी इन द लोएस्ट फॉर्म, तो इसमें लिखोगे कन्वर्ट टू द लोएस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म, कॉमन फैक्टर्स अदर देन 2 and 5 कैंसिल करने की कोशिश करो, चेक करो होते हैं कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करना है। तो नाउ इट विल बी टर्मिनेट, ठीक है। तो ऊपर से लगता है नॉन टर्मिनेटिंग, पर एक्चुअली ये क्या है, टर्मिनेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6/15, अब वही एग्जांपल आ गया, हाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें कट करेंगे, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये बन जाता है 2/5, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कल आप 6 को 15 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा दिया 60, 6 नहीं टर्मिनेटिंग है, 2 क्यूब 5 स्क्वायर दिया हुआ, 7th वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया, आपको 6/15 दिया है, आपने इसे क्या करना है, when you see a factor other than 2 and 5, तो देखो कि कैंसल होता है वो, तो उसे कैंसल कर दो। समझ में आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 2/5 टर्मिनेटिंग। देन वी हैव 35/50, इसको कैंसिल करें चाहे ना करें, 50 क्या है, आइदर पावर्स ऑफ 2 है या पावर्स ऑफ 5 है, 5 स्क्वायर इंटू 2 है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिखता है तो उसको हम किस में डाल देंगे, पहले चेक करेंगे कैंसिल करने के लिए कि न्यूमरेटर से कैंसिल होता है कि नहीं। समझ में आ गया, जैसे कि है आपका अब 10th पार्ट, चेक करो 77/210, दिखावों पे मत जाओ, थोड़ी अक्ल लगाकर बोलना है। आपने इसमें 7 कैंसिल किया तो ये क्या बन गया, 11/30। अब 3 कैंसिल नहीं हो रहा, तो हाँ एक बार तो क्या हो गया, ये तो खत्म नहीं हुआ ना, एक बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया और तुम्हें समझा दिया, मेरा काम खत्म, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया है ना, तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर समझाऊंगी। हाँ लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और लोएस्ट फॉर्म में देन ही चेक द डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपने बता दिया एक फ्रैक्शन के बारे में कि वो टर्मिनेट करती है या नॉन टर्मिनेट, ठीक है, आपने बता दिया। अब आप ये बताओ, डिवीजन नहीं करनी अभी की, आप ये बताओ कि अगर मैंने लिखा है ये फ्रैक्शन को, लेट मी से आपने लिखा था ये 6/15, कि जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 0 पॉइंट कुछ आएगा या 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो डेसिमल प्लेस में डिजिट्स कितने हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट टर्मिनेट्स, इसके डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, ये डिवीजन के बिना निकल जाता है। और ये आपका कुछ स्पीड मैथमेटिक्स का रूल भी होता है, ठीक है, कैसे निकलता है वो देखो। अब मैं 3-4 नंबर्स लिखूंगी, आप मुझे उसके डेसिमल्स बताओगे। इफ आई राइट 3/10, क्या बनता है डेसिमल पार्ट में, 0.3, ठीक है। मैं लिख रही हूँ 43/10, 4.3, 43/100, अच्छा 5162/1000, मतलब कि अगर मैं आपको नंबर देती हूँ, लेट मी से 5162/5, हुआ ना, टाइम लगा। दिस इज व्हाट इज मेंट, यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास 10 है नीचे, या 100 है या 1000 है, मतलब 10 की पावर्स है, आई हैव पावर्स ऑफ 10, तो आंसर सॉल्व करना आसान होता है, वो बात की बात है, 2 से करेंगे या 3 से करेंगे वो बाद में, ठीक है। आंसर सॉल्व करना आसान है, बहुत आसान है ना।
1, डेसिमल प्लेस कितना है 1, कितनी जीरो थी 1, डेसिमल प्लेस कितना 1, कितनी जीरोस 2, यही सिखाते हो ना, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो, 3 जीरोस है तो 3 प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा दो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 प्लेसेस आगे ले जाओ, यही सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में 10 है या 10 की पावर्स हैं, तो जितने जीरोस होंगे उस 10 की पावर में मैं बता दूंगी कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर आना है। अब आ जाओ, जैसे ये नंबर था 5162, हाँ 103 डिवाइड तो करना ही नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगी, 5162 डिवाइड बाय 5 दिया हो, ठीक है, मुझे बताना है डिवाइड नहीं करना। तो जो ये 5 है ना, इसको मैं कोशिश करूंगी कि क्या बन जाए 10 बन जाए। अब ऐसे तो मैजिक नहीं है ना कि अपने आप वो 5 है मेरी मर्जी है मैंने 10 लिख दिया, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर भी बैठा है, वो नाराज हो जाएगा, तो ऊपर से 2 करेंगे, बस इतना करना है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट हमारा यही है, मैंने तो नहीं कहा फैक्ट वैल्यू बताओ इसकी सॉल्व करके आंसर बताओ, मैंने आपको कहा कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आपने देखा डिनोमिनेटर में 100, 10, 10 की पावर्स के लिए जितने 2 कम है जितने 5 कम है सब सप्लाई कर दो, न्यूमरेटर भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 की पावर चेक कर लो कितनी बन रही है, इसमें कितने 10 की पावर बनी 1, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल आंसर 1 डेसिमल। समझ में आ गया। पहले तो आपका अगर रेकरिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें तो डेसिमल्स आप बता नहीं सकते हो, टर्मिनेटिंग में बता सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, विल ऑलवेज सी द डिनोमिनेटर एंड ट्राई टू मेक इट पावर्स ऑफ 10। क्लियर हो गया इतना। जैसे कि आपका ये नंबर था, लेट मी से जिसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, जैसे हमने 5 into 2 हाँ इसको 10 से कर दो 50 हो गया, अभी भी बता सकते हो, एक और 10 लगा दो, अभी बता सकते हो विदाउट डिविजन, एक और लगा दो, अभी बता सकते हो, है ना। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करेंगे वो जिससे हमारा फायदा हो, जिससे हमारा आंसर आए। तो इसको सिर्फ 2 चाहिए, तुम उसे 2 नहीं दे रहे हो, तो कह रहे हो नहीं नहीं, है ना, तुम्हारा क्या है, तुम्हें छुट्टी चाहिए, आप क्या कहें, तुम्हारा कुछ खाने का मन है वही तुम्हें खाना है, और मम्मी कह नहीं बेटा ये खा लो वो खा लो वो खा लो, नहीं मुझे तो वही खाना है, तो हैप्पी नहीं, उसको चाहिए 2, तुम उसे कह रहे हो नहीं तो 10 ले ले, उसको मैंने मुझे 2 दे दो, मैं बता दूंगा तुम्हें आंसर। समझ में आ गया हमें। तो इफ यू हैव 35/50, लेट मी से 35/50 आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट टर्मिनेट्स, तो 50 को फैक्टराइज कर लो, क्या है 5 स्क्वायर इंटू 2, क्लियर हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 2, समझ में आ गया। 5 2 बार है, 2 1 बार है, एक बार तो 10 बन जाएगा, एक 5 रह गया उसको 2 चाहिए, तो मैंने इंटू 2 कर दिया, नीचे क्या बन गया 100, कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं 2। ऊपर के लिए मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर नहीं पूछा, उसने डिवाइड करके आंसर लिखो, उसने कहा डेसिमल प्लेसेस बता दो बस। ऊपर 70 आए, हाँ तभी तो 0.7 आया, हाँ तभी भी तो वो आया, हाँ 1 डेसिमल हो गया, हाँ पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो 7/10, ठीक है 1 डेसिमल, क्लियर हो गया इतना। चलो नेक्स्ट है 6th पार्ट, 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 200 कैसे, डेसिमल प्लेसेस बतानी है आपको, हाँ देखो ना तुम इसमें सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, 3 2 है, उसके काउंटर में 5 2 5 है, इससे एक 0 बन गई, इससे एक 0 बन गई, इससे 0 बनाओ तो मैं इंटू 5 कर दूंगी, 3 जीरोस बन गई, 3 जीरोस का मतलब हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल, लिख लो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वही लिखा हुआ है, वैसे ये नहीं है, ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। अच्छा देखो उसका सेकंड में लिखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal। उसने कहा डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, पर आपको आता है राइट द
नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक हो गया? तो अगर हमें दिया हुआ है 17/8, 8 2 की कौन सी पावर है? इसमें 5 बिल्कुल भी नहीं है। 10 बनाने के लिए इसको कितने 5 चाहिए? 3। सारे 10 बन जाए, है ना? तो 3 5 चाहिए, तो 10 की कितनी पावर बन गई? 3। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जैसे दिया हुआ है 15/1600। सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो, 3/320। 320 को फैक्टराइज करो। मैं इसे 32 × 10 लिख रही हूँ। 32 क्या होता है? 2⁵ 5 × 10। एक 10 तो बना हुआ है। 2⁵ के लिए कितने 10 चाहिए? 5। और टोटल जीरोस कितनी हो जाएंगी? 6, है ना? ये 10⁻6 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 6 डेसिमल। विदाउट डिविजन ना, ये आपके स्पीड मैथमेटिक्स का भी रूल होता है। जब आपने एक फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करना है ना, इसको डिवाइड करके आंसर बताना है, तो आपने देखो 5⁵5 से मल्टीप्लाई किया है, या ऊपर भी 5⁵5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? 5⁵5 3125 होता है। इनको × 3 किया, ये आपके पास आ गया 9375। आपके पास ये आंसर भी आ गया 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? नीचे 5⁵5 से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी वही मल्टीप्लाई किया, नीचे बन गया 10⁻6। ऊपर मल्टीप्लाई करके आपके पास एक्चुअल डिवीजन का आंसर भी आ जाएगा, पर आपने डिवाइड नहीं किया। राइट? दिस इज स्पीड मैथमेटिक्स, जो वैदिक मैथ कहते हैं ना, ओरली यही करवाते हैं। अब आ जाओ। हाँ तब, हाँ मुझे पता है आपको डीएवी में करवाते थे। बुक है आपके पास? कौन सी बुक थी? हाँ, लिटिल आइंस्टाइन। हमारे पास है? नहीं, वो लिटिल आइंस्टाइन के रूल्स देखना है मुझे, और कुछ नहीं। अभी मिल आपको, अगर ये आपके पास क्वेश्चन हो, इसमें मुझे बताओ हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 7 तो कट ही जाएगा, 7 तो कट ही जाएगा। क्या बन गया? 58। 2 की पावर 2 है, 5⁻7 है। मुझे 2⁵5 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे इसके पास हो जाएंगे 7 जीरोस। 7 जीरोस मतलब ये कैंसिल किया ना, 58 नहीं आया, सॉरी 18 आया। तो 56 का मैंने ना 58 लिख दिया। 5 वाज द रिमाइंडर, है ना? 12 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया ना, तो मैंने वो 5 लिख दिया। ठीक है, 18 होगा। ऊपर 18 हो कोई फर्क नहीं है हमें, लेकिन मेरे नीचे 7 जीरोस हो गए, एक नंबर बन गया 10⁻7, जिसके बेसिस पे मैंने कहा इट हैज 7 डेसिमल प्लेसेस। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, अब हमारे पास है और कौन सा नंबर होगा? एक नंबर ऐसा भी था, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, नहीं बुक में तो हो गए सारे। राइट, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। मेरी बुक का है, बिना बुक के बैठा, किसी को बोल दो, मुझे बोल दो, मैंने भी नोटिस किया। ये इकलौती कोई आपको छोड़ कर दे गया हुआ दान के लिए, फायदा लो उसका। मेरी नवजा फटी हुई है, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी। उसमें मार्क किया होता है ना कि ये है वो है, तो मुझे समझ में आता है। आई सी दिस बुक एंड आई रिमेम्बर ऑल द थिंग्स जो मुझे पढ़ानी है। उससे कोशिश की पढ़ाने की वो फीलिंग ही नहीं आई। मैंने रखी हुई है साइड पे, जिसको चाहिए प्लीज ले लो, यूज किया करो। पेज 18, क्वेश्चन नंबर 3। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 43.123456789। वो कहता है रैशनल है कि इरेशनल, कौन सा होगा ये? रैशनल, क्योंकि अगर इरेशनल होता है तो वो हमेशा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही वो रिपीट करता है, ना ही वो टर्मिनेट करता है, तभी वो इरेशनल है कि नहीं कभी रुकेगा और नहीं किसी तरह किसी पैटर्न को फॉलो करेगा, कि मेरी मर्जी है
तभी हम उसे कहते हैं इरेशनल है, कि बंदा ऐसे ही चल रहा है, कुछ उसका अता पता नहीं होता है ना, कहते हैं ना कि पता ही नहीं करेगा क्या। तो ऐसे ही इरेशनल में ना ही वो रिपीट कर रहा है ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये नंबर है हमारा रैशनल। वी कॉल इट रैशनल बिकॉज इट हैज एंडेड एट 9। इसके बाद अगर मैं लिखूंगी तो 0 लिखूंगी, है ना, और तो वो जितनी मर्जी लगाती जाऊं। तो अगर ये टर्मिनेट कर गया और ये रैशनल हो गया, तो उसने कहा कि अगर बताओ अगर ये रैशनल है और इसकी p बाय q फॉर्म पॉसिबल होगी। यस। अब मुझे बताना है q की प्राइम फैक्टर्स क्या। पहले तो आपको डिसाइड करना है रैशनल इरेशनल, है ना। अगर रैशनल है तो p बाय q फॉर्म होगी। p बाय q फॉर्म में q है डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर के उसके फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। 10 है तो क्या होंगे 2 and 5, that's it। अगर एक रैशनल नंबर है उसके फैक्टर्स, क्योंकि ये 10 आ गया तो क्या है 2 and 5, प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 and 5, and I can see there is nothing common between this number and ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 raised to power 9, और ऊपर वाले नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 and, क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ देखो 0.12 0 1200 1200 1240, 3 डॉट डॉट लगे हुए हैं। अगर ये नंबर ऐसे दिया होता और वो 3 डॉट नहीं होते ना, इस पूरे नंबर में 3 डॉट इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में भी जब आपको पूछा जाता है ना राइट टू रैशनल नंबर्स, राइट टू इरेशनल, अगर ये 3 डॉट नहीं लगाकर आए ना, आपका आंसर गलत। आपने जब शो ही नहीं किया कि ये फॉलो और हो रहा है, तो आपका वो रैशनल नंबर इरेशनल बना ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारा irrational number because of those 3 dots, it is going on in some definite pattern, but वो हमारा एक पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। जिसे मैं ऐसे समझाती हूँ कि मैंने अगर मान लो मैंने आपको कहा आपकी पनिशमेंट है, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 43.123456789, ये बार ये रैशनल है क्योंकि इसका रिपीट कर रहा है बेटा एक डेफिनेट फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब उसका मतलब क्या है देखो, ये मैंने कहा कि आपको ना आपकी पनिशमेंट है ये चीज आपको लिखनी है बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप स्मार्ट बच्चे हो, आप कहते हो कि मैं ये प्रिंट करके स्टिकर बना लेता हूँ, है ना। आपने स्टिकर लगाना शुरू कर दिया, लगा लोगे, लेकिन इस वाले नंबर में ये ठीक कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। ये आपको हाँ हर बारी एडजस्ट करने पड़ेगा अपना कंपास, हर बारी जीरोस काउंट करनी पड़ेगी आपको कि मैं 1 का स्टिकर बना लूं, 2 का बना लूं, 0 का अलग अलग बना लूं। पर आप 0 लगाओगे 1 2, फिर 2 जीरोस लगाओगे, फिर 3, फिर काउंट करोगे मैंने जीरोस कितनी लिखी है। सो दिस इज नॉट एन इजी टास्क बट दिस इज इजी, है ना। तो इरैशनल नंबर्स पैटर्न का मतलब ये होता है, आपको कहोगे मैम ये भी पैटर्न है 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया, लेकिन ये पैटर्न एक फिक्स नहीं है, एक फिक्स्ड फॉर्म में है कि यही आएगा, बस स्टिकर बनाओ चिपकाते रहो। तो इसको हम बोलते हैं रैशनल, और इनकी p बाय q फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ इनकी p बाय q किया तो वह करवाया था मैंने आपको 4.3 बार इसको कन्वर्ट करना है रैशनल इरैशनल में। चैप्टर 1 टर्म 1 की बात है ना बेटा, बहुत पुरानी बात हो गई, वो पिछला जन्म था हमारा, हमें याद नहीं है अब, है ना। हाँ तो ये हमारा होता है रैशनल नंबर, लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, वो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो निकलेगा। ऐसे तो 3 निकलता है यूजुअली इसमें क्योंकि 9s बनते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसको आप इसको कन्वर्ट करोगे p बाय q फॉर्म में, जो नहीं आना चाहिए अभी, साइंस का क्वेश्चन है, और फिर उसको फैक्टराइज करो। समझ में आ गया इतना क्लियर है हमें। अब नेक्स्ट क्लास जो कि है कल आपका हो जाएगा स्टार्ट LCM।